हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने प्रश्नावली 3.2 के थ्योरी को लेके उपस्थित हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हम आपको प्रश्नावली 3.2 के थ्योरी में बताएंगे कि कैसे मैट्रिक्सों का योग किया जाता है, कैसे इन मैट्रिक्सों को घटाया जाता है, कैसे इन मैट्रिक्सों का गुणा किया जाता है। ठीक है ना। वर्ग सम क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आप मैट्रिक्सों का योग। मैट्रिक्सों का योग क्या होता है? आपकी दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए बी सी डी। मैट्रिक्स बी है आपकी 1 2 3 4। कभी भी आप दो मैट्रिक्सों का योग करेंगे, कभी भी आप दो मैट्रिक्सों को जोड़ेंगे, तो उन दो मैट्रिक्सों को जोड़ने में वो दोनों समान कोटि की होनी चाहिए। ठीक है ना। ए और बी, तो ये होगा आपका ए प्लस बी, ए बी सी डी प्लस 1 2 3 4। ये आपके बनेंगे ए प्लस 1, बी प्लस 2, सी प्लस 3, डी प्लस। ठीक है ना। जिस स्थान पर जो पद है वो पद उसी स्थान से वहां पर आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है ना। ये कह रहा था आपका मैट्रिक्सों का योग। इसी प्रकार से जब आपको दो मैट्रिक्सों को घटाना है, तो दो मैट्रिक्सों को घटाने में भी वो दोनों मैट्रिक्स आपकी समान कोटि की होनी चाहिए। 2/2 की, 3/3 की, 4/4 की। इस प्रकार से इसमें से घटेंगे। और जब आप a माइनस बी कर देंगे, a माइनस 1, b माइनस 2, c माइनस 3, d माइनस 4, ये इस प्रकार से यहाँ पर मान प्राप्त होता। ठीक है ना। योग और व्यवधान। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका गुणा, मैट्रिक्सों का गुणा। तो ये वाला पार्ट आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, गुणा वाला पार्ट। ये ध्यान से देखिए। दो मैट्रिक्सों का गुणा। दो आव्यूह ए तथा बी का गुणन तभी संभव है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का गुणा तभी संभव है जब मैट्रिक्स ए के स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स बी के पंक्तियों की संख्या के समान। पहले वाले मैट्रिक्स ए की जो मैट्रिक्स ए के जो स्तंभ हैं, मैट्रिक्स बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होने चाहिए। मैट्रिक्स ए की कोटि है आपकी m/n, मैट्रिक्स बी की कोटि है आपकी p/, इसके स्तंभ इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होने चाहिए। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। इसकी कोटि है आपकी m/n, मैट्रिक्स बी की कोटि है आपकी p/q। इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होने चाहिए, तभी इन दोनों का गुणा संभव हो पाएगा, वरना इन दोनों का गुणा संभव नहीं हो पाएगा। इनको हल करने पर जो ए बी आव्यूह आएगा, उस ए बी आव्यूह की जो कोटि होगी वो आपकी m/q, उसकी जो आपकी कोटि है वो क्या होगी, आपकी m/q की आपकी कोटि यहाँ पर। ठीक है ना। अब मैं इसका एग्जांपल कराता हूँ। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल की बेस पर अपन को कैसे हल करते हैं, तो ध्यान देना।
देखिए मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5, तो इसकी दो तो पंक्तियां हैं और 3 क्या है आपके स्तंभ, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ। मैट्रिक्स बी 3 1 2 5 6 4। जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें आपकी 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ है। कितनी पंक्तियां आपकी 3 और स्तंभ कितने आपके 2। जब आप देखेंगे, जब अपन इन दोनों का गुणा करें तो इसके स्तंभ इसकी पंक्तियों के बराबर हैं। इसके जो स्तंभ है वो क्या है, इसकी पंक्तियों के बराबर। तो जब आप ए बी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, दूसरी मैट्रिक्स होगी आपकी 3 2 6 1 5 4। ठीक है ना। तो ध्यान देना, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा किया जाएगा। पहली पंक्ति का गुणा किया जाएगा कैसे, पहले स्तंभ से। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न अवयवों से गुणा होगा। 1 का 3 से, 2 का 2 से, 3 का 6। पहली पंक्ति पहला, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पूरा बन गया यहाँ पर। अब खत्म। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 1 गुणा 1 2 गुणा 5 3 गुणा 4। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 गुणा 3 5 गुणा 2 6 गुणा। ठीक है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 गुणा 1 5 गुणा 5 6 गुणा। दूसरी पंक्ति दूसरा 3 और 4 7 7 और 18 25। 1 और 10 11 11 और 12 23। 12 और 10 22 22 और 18 40। 4 और 25 29 29 और 24। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका 2 मैट्रिक्सों का गुणा कहलाता है। आवश्यक है कि इसके स्तंभ इसकी पंक्तियों के बराबर होने चाहिए। मैट्रिक्स का बस एक यही पार्ट है जो आपको थोड़ा सा दिक्कत देने वाला लगेगा। है बहुत इजी, जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद आपको कठिन नहीं लगेगा। दोबारा देखते हैं। पहली वाली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी वाली मैट्रिक्स से पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। इन दोनों मैट्रिक्सों को आपने एक साथ यहाँ पर लिखा। ठीक है ना। तो इसकी जो आपकी 3 स्तंभ है वो आपकी 3 पंक्तियों के बराबर है। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। तो यहाँ पर आपका गुणा हो गया। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, परिणामी इन दोनों के बराबर होगा। तो परिणामी मैट्रिक्स जो है वो परिणामी मैट्रिक्स कितने की है आपकी 2/2 की परिणामी मैट्रिक्स यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाती। क्लियर यहाँ तक। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है इसमें आपका क्रम विनिमयता। 2 मैट्रिक्स A प्लस B दो मैट्रिक्सों का क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम क्या होता है कि A प्लस बी बराबर होगा B प्लस A के। ये हमेशा बराबर होगा। क्रम विनिमयता के नियम का इसमें पालन होगा। ठीक है ना।
फिर आता है आपके साचारता का नियम, मैट्रिक्स के योग के अंदर a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है आपका a प्लस बी प्लस सी के। ये मान हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, बराबर। साचार्य नियम का पालन होता है। फिर आता है आपका योज्य तत्समक। यदि मैट्रिक्स A में आप किसी शून्य आगु को जोड़ें या शून्य आगु में किसी मैट्रिक्स A को जोड़ें तो वो मान आपका A के बराबर ही होगा। ये होता है आपका क्रम विनिमयता। ये होता है साचार्यता। ये होता है आपका योज्य तत्समक। फिर आता है आपका योज्य प्रतिलोम। क्या आता है आपका, योज्य प्रतिलोम। जब किसी मैट्रिक्स A में माइनस A मैट्रिक्स को जोड़ दें, प्रत्येक पद का चिन्ह बदल दें, ठीक है ना। जैसे कहीं पर 1 -2 -3 4 है तो वो -1 2 3 और -4 बन जाएगी। जब आप इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ेंगे तो इनका जो परिणाम है वो क्या प्राप्त होगा, आपको एक शून्य मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स A का ये आपका योज्य प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाता, ठीक है ना। फिर आता है आपका एक निरसन नियम। निरसन नियम क्या कहता है, निरसन नियम होता है आपका A प्लस बी बराबर A प्लस सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मान जो होगा आपका B बराबर C के होगा। A प्लस बी बराबर है आपका A प्लस सी के, तो क्या हो गया आपका B बराबर C के। इसी प्रकार से B प्लस A बराबर है आपका C प्लस A के। यहाँ ये बराबर होगा आपका B बराबर C, ठीक है। तो ये आपके कहलाता है, ये आपका कहलाता है वाम निरसन नियम, यानी आपके बाईं तरफ से A जुड़ा हुआ है, और ये आपका कहलाता है दक्षिण निरसन नियम। तो इसमें जो A है वो मान आपका वहां से जुड़ा हुआ है, दक्षिण साइड से वो मान आपका जुड़ा हुआ, ठीक है ना। ये तो रहे आपके योग के लिए, ये सारे नियम काय के लिए हैं, आपके योग के लिए। इसी प्रकार से आपके गुणन के भी नियम आते हैं। तो गुणन के नियम क्या होते हैं वो देखिए यहाँ पर। गुणन का नियम क्या कहता है, गुणन का नियम कहता है कि क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है। A गुणा B बराबर नहीं होता है B गुणा A का जब आप B से गुणा करें तो जरूरी नहीं है B का A से गुणा करने पर भी वही मान आपको प्राप्त हो। AB डज नॉट इक्वल टू BA, ये ध्यान रखना। कई बार कई कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है क्या गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं। तो गुणन जो है वो आपकी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। AB डज नॉट इक्वल टू BA। तत्समक क्या कहता है, तत्समक कहता है आपका AB इंटू C हमेशा बराबर होगा A इंटू BC। AB इंटू C बराबर होता है A इंटू BC के। ये मान हमेशा इस प्रकार से बराबर होते हैं, ठीक है ना। साचार्य नियम का इसमें पालन होता है। तत्समक अवयव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव क्या कहता है कि किसी मैट्रिक्स A का इकाई मैट्रिक्स से गुणा किया जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब मैट्रिक्स A का आप इकाई मैट्रिक्स से गुणा करें या इकाई मैट्रिक्स का आप A से गुणा करें, A का I से गुणा करें या I का A से गुणा करें, तो जो परिणामी है वो आपका मैट्रिक्स A के बराबर ही प्राप्त होता है। IA AI या IA ये दोनों मान गुणा होकर इकाई के बराबर होते हैं आपके A के बराबर, ठीक है ना। और इस प्रकार से इनका बंटन नियम होता है। योज्य प्रतिलोम और निरसन नहीं होता है, इसके अंदर बंटन नियम होते हैं। बंटन नियम क्या कहता है, बंटन नियम आपका कहता है कि A इंटू बी प्लस सी, दो मैट्रिक्स का योग करके जब आप उसका A के संग गुणा करेंगे ये आपका AB प्लस AC के बराबर होगा। क्या के बराबर होगा, ये आपका AB प्लस AC के बराबर, ठीक है ना। तो ये मान आपका इस प्रकार से एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्लियर। उसके बाद आता है आपका
शून्य भाजक क्या आता है आपका? शून्य भाजक। शून्य भाजक क्या होता है? शून्य भाजक यदि दो आव्यूह A तथा B का गुणा करने पर एक शून्य आव्यूह प्राप्त हो। आव्यूह A तथा B का गुणा करने पर क्या प्राप्त हो? आपको एक शून्य आव्यूह, अर्थात 1 3 1 3 -1 1 1 -1। पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 -1 प्लस सॉरी 1 1 3 3 -1 1। थोड़ी सी मिस्टेक है इसका। पहली पंक्ति पहला स्तंभ। इस प्रकार से आएंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो जाएगा -1 +1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 -1। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -3 +3। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 -3। ये आपकी क्या हो गया? आपके 0 0 0 0। जब दो आव्यूहों का गुणा करने पर, दो अशून्य आव्यूहों का गुणा करने पर आपको एक शून्य आव्यूह प्राप्त होती है, तो वो आपके शून्य के भाजक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो आपके शून्य के भाजक। ठीक है ना। इसके बाद होती है आपकी वर्ग आव्यूह। क्या होती है आपकी? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है? जैसे आपकी मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4, ठीक है ना। मैट्रिक्स क्या है आपकी? ए। इस मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए के साथ गुणा किया जा रहा है। 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4। दो मैट्रिक्सों का आपस में क्या किया जा रहा है? गुणा। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 + 6 7। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 + 8 10। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 + 12 15। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 6 + 16। मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए से गुणा करने पर जो परिणामी मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो बराबर है आपकी ए स्क्वायर। काय के बराबर है वो मैट्रिक्स? आपकी ए स्क्वायर के। आ रही है समझ में? तो इस प्रकार से ये होगी आपकी एक वर्ग आव्यूह। ठीक है ना। क्या हो जाएगी आपकी? एक वर्ग आव्यूह। मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए से गुणा करने पर ये ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का पुनः ए से गुणा कर देंगे तो ए क्यू का ए से गुणा कर देंगे तो ए क्यू। इस प्रकार से आपकी मैट्रिक्स बहुत आगे तक गुणा करके बढ़ाई जा सकती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। उसके बाद एक दो छोटी छोटी चीजें और आती हैं, वो ध्यान से देखिए। ठीक है ना। यहाँ पे आपकी ये थ्योरेटिकल पार्ट आपका एंड हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका परिवर्त आव्यूह। क्या आता है आपका? परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह क्या होती है? मैट्रिक्स ए बी सी 1 2 3, इस प्रकार से हमारी मैट्रिक्स ए है। इसमें आपकी दो पंक्तियां 3। जब अपन इसको परिवर्त कर देंगे ए ट्रांसपोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज परिवर्त की इंग्लिश होती है ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा जो पंक्तियां हैं वो स्तंभ बन जाएंगे, और जो स्तंभ है वो क्या बन जाएंगे? आपकी पंक्तियां। तो ये बन जाएगा ए बी सी 1 2। पंक्तियां स्तंभ बन गए, और जो स्तंभ थे वो क्या बन गए? आपके पंक्तियां। तो जो 2/3 थी वो आपकी क्या बन गई? 3/2।
n बाई n की जो आव्यूह होगी वो हो जाएगी आपकी n बाई n की। तो ये कहलाएगा आपका आव्यूह का परिबळ, आव्यूह का परिबळ। ठीक है, आ रही होगी समझ में। इसके बाद आपकी दो आव्यूह आती हैं, एक सममित आव्यूह सिमेट्रिक्स, एक विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। जब किसी मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज जब ए के बराबर होता है, ए ट्रांसपोज का के बराबर होता है ए के, वो क्या कहलाती है आपकी एक सममित आव्यूह। एग्जांपल के तौर पर 1 2 2 3, ये आपकी मैट्रिक्स ए है। आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये पंक्ति इस पंक्ति को स्तंभ बनाया, इस पंक्ति को स्तंभ बनाया, तो ए ट्रांसपोज काय के बराबर है ए के। ये आव्यूह कैसे कहलाती है आपकी ए सममित आव्यूह। ठीक है ना, कैसे आव्यूह कहलाएगी आपकी ए सममित आव्यूह। इसी प्रकार से विषम सममित आव्यूह, ए ट्रांसपोज बराबर होता है माइनस ए के। किसी मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज होता है वो यदि माइनस ए के बराबर हो, ए ट्रांसपोज काय के बराबर हो माइनस ए के, तो वो कहलाता है आपका एक विषम सममित आव्यूह। एग्जांपल के तौर पर मैट्रिक्स ए दे रखी है आपकी 0 1 -1 0, और जब आप इसका ट्रांसपोज कर दें, क्या कर दें इसका ट्रांसपोज, तो ये स्तंभ बन गया, ये स्तंभ बन गया, इस प्रकार से बन गया ना। अब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो ए ट्रांसपोज इस पूरी में से जब अपन माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा 0 1 -1 0। ठीक है ना, 0 1 -1 0, तो ये बराबर है माइनस ए के। जब आपका ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है, तो ये आपका एक विषम सममित आव्यूह कहलाता है। और जब आपका ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, ए ट्रांसपोज काय के बराबर होता है ए के, तो वो आपका एक सममित आव्यूह कहलाता। क्लियर है यहाँ तक? इस प्रकार से आपके सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह दोनों होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ तक का जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है प्रश्नावली 3.2 के लिए, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ तक होता है आपका कंप्लीट। ठीक है ना, और यहाँ से आगे मैं अब जैसा देख रहा हूँ प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप खुद कर सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप खुद कर सकते हैं। मुझे दिख रहे हैं जैसे सवाल यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 4 यदि होता है तो आप करना, वरना इसको मैं कराऊंगा। कल हम आपकी प्रश्नावली 4 से आगे का पार्ट यहाँ पर शुरू करेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको हो सकता है इन वीडियो में लाइटिंग वगैरह की प्रॉब्लम आए, थोड़ा डार्कनेस आए, ठीक है ना, पर कोई बात नहीं, लेकिन आपकी पढ़ाई यहाँ पर आपकी बदस्तूर चलती रहेगी और आपके ग्रुप में मैं आपकी इन वीडियो को सेंड करता रहूंगा। और मेरे ग्रीश मैथ चैनल पर ये सारी वीडियो आपकी अपलोड होती रहेंगी। यहाँ से हम आपकी वीडियो अब कंटिन्यू पर डे बनाकर आपकी अपलोड किया करेंगे। ठीक है ना, ओके। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है ही है दोनों स्कूलों के, और यदि आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो मेरा यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर भी आप कुछ भी कमेंट उसमें मतलब कुछ भी का मतलब आप कोई भी इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं आपके क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड बाय।